Welcome students, I am Aarti Singh and today we are going to read a very beautiful poem Autumn by John Keats. So आज हम लोग बहुत ही प्यारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं Ode to Autumn. So आप लोग को मैं लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे समझाऊंगी जिससे आप लोग को तुरंत समझ में आए. So पहले हम लोग जॉन किट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. जॉन किट्स 1795 to 1821 मतलब वो बॉर्न टू डेथ का समय दिया हुआ. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स. तो रोमांटिक पोएट्स थे. तो जॉन किट्स थे एक महान इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे. उनका जन्म ही पोएट वॉज बॉर्न एट मूनफील्ड्स लंदन. ही स्टडीड एट क्लेक्स स्कूल एट एनफील्ड, डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग. मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन के मूनफील्ड्स में हुआ था. उन्होंने एनफील्ड के क्लर्क स्कूल में पढ़ाई की थी. उन्हें क्रिकेट और बॉक्सिंग में बहुत गहरी रुचि थी और वे ग्रीक मिथोलॉजी मतलब deeply interested in cricket, boxing, he grew into a voracious reader, especially of Greek mythology. He even started a translation of Virgil's Aeneid. मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा क्रिकेट और बॉक्सिंग में बहुत रुचि था, बहुत इंटरेस्ट था और वे ग्रीक मिथोलॉजी में एक बहुत ही अच्छे प्रशंसक थे. उन्हें वर्जिल के एनेड का अनुवाद भी शुरू किया था. वर्जिल का जो एनेड का अनुवाद था वो भी शुरू किए थे वो. His ambitions to become a poet was fired by his first acquaintance with Spenser's Fairy Queen. तो उन्हें स्पेंसर्स की फेयरी क्वीन पढ़कर कवि बनने का प्रेरणा मिली थी. कहाँ से प्रेरणा मिली थी? उन्हें स्पेंसर की फेयरी क्वीन पढ़कर कवि बनने की प्रेरणा मिली थी. His first poem, Lines and Imitations of Spenser, was published in 1814. और उनकी पहली जो पोएम थी लाइन्स इन इमिटेशन, ये सबको याद करना है. पहले तो कहाँ से इंस्पायर हुए कि उन्हें स्पेंसर्स की फेयरी क्वीन पढ़कर कवि बनने का कितना प्रेरणा मिला, ये याद रखना है. फिर हिज फर्स्ट पोएम का नेम भी याद रखना है. जो हाईलाइटेड उसको तो याद करना और भी कुछ पॉइंट्स है, कुछ हाईलाइट याद करने ही होते क्योंकि एग्जाम्स में आ जाते हैं. Was published in 1814. His first volume of poetry entitled Poems was published in 1817. तो उनकी जो 1814 में एक कौन सा कविता प्रकाशित हुआ था? लाइन्स एंड इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर 1814 में हुआ था. और his poem Endymion was well appreciated by Wordsworth. It was published in 1818. और उनकी जो पोएम है एंडमियन एक वर्ड्सवर्थ ने काफ़ी सराहाया था, मतलब बहुत अप्रिशिएट किया था वर्ड्सवर्थ में. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818 और वो पब्लिश कब हुआ था? 1818. हिज ओड्स ऑन इंडोलेंस on a Grecian urn to Psyche, to a night angle, on melancholy, and Ode to Autumn made him a great romantic poet of English literature. ये सब जो पोएम है उनको एक ग्रेट रोमांटिक पोएट बनाती है इंग्लिश लिटरेचर में. So did Lamia and Hyperion, और वैसे ही लेमिया और हिप्रियन भी. He died of tuberculosis in 1821 at the age of 26. और उनका डेथ कब हुआ था? 1821 में. देखो यहाँ पे भी था 1821. उनका डेथ कब हुआ है? 1821 एट द एज ऑफ 26. क्यों हुआ है? क्योंकि उन्हें कुछ ट्यूबरकुलोसिस हो गई थी. बट विद इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, कितनी शॉर्ट स्पेन थी इनकी लाइफ. देखो कितना कम उम्र में इनकी डेथ हो गई है. एट द एज ऑफ 26 ओनली. और बट विद इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस. बट इतने शॉर्ट लाइफ स्पैन में भी उन्होंने बहुत ग्रेटनेस, मतलब 26 साल में बस देखो कितना कुछ वो अचीव कर लिया अपनी लाइफ में. His poem and letters have depth beneath their beauty and reflect his awareness of the pains and sufferings of life. To him, a thing of beauty is a joy forever, and beauty is truth beauty. In poem Ode to Autumn, Keats described the beauty and characteristic spirit of autumn in a series of memorable pictures exhibiting the principle of beauty in nature. तो जॉन किट्स की मृत्यु मतलब कब हुई थी बताओ आप लोग? 1826 में हुई थी. 26 साल की उम्र में. किस वजह से? ट्यूबरकुलोसिस से. इतने कम समय में उसे बहुत कुछ अचीव कर लिया था. उनकी कविताएं और पत्रों में सुंदरता के साथ साथ जीवन के दर्द और पीड़ा की गहरी समझ भी झलकती है. उनके लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़
ए जॉय फॉर एवर, सुंदरता की वस्तु हमेशा के लिए आनंद देती है। और ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदरता है। मतलब और ऑट टू ऑटम, इस कविता में किड्स ने ऑटम की सुंदरता और उसकी विशेषताएं, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटम की, वो बताई है और को यादगार चित्रों में एक बहुत अच्छे तरीक़े से दर्शाया है, जो प्रकृति, जो नेचर की सुंदरता और सिद्धांत को शो करती है। सो लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ऑट टू ऑटम, ऑट टू ऑटम चैप्टर। तो वेलकम बैक। आज हम जॉन किट्स की खूबसूरत कविता ऑट टू ऑटम को समझेंगे। सो पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े, अब हम लोग चैप्टर में सच में घुसे हैं। यह कविता पतझड़ का मौसम, मतलब कौन सा मौसम का है, ऑटम की सुंदरता और उसकी भरपूरता का वर्णन करेगी। चलो एक एक पंक्ति को ध्यान से देखते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, तो देखो कभी पतझड़ को कोहरे का मौसम, मतलब सीजन ऑफ मिस्ट और मीठी फलदायकता, मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो फ्रूटफुलनेस मतलब क्या होता है, मीठी फलदायकता वाला मौसम कह रहा है। इसका मतलब यह है कि इस मौसम में सुबह सुबह कोहरा होता है और फूल पूरी तरह तक पक जाती है, फल फूल मीठे हो जाते हैं। ऑटम में ही ना होता है, क्या होता है ऑटम में, फील करना ऑटम सीज़न को आप लोग, जब अब अगले साल ही आएगा, अभी तो अक्टूबर चल रहा है। तो और इसका मतलब है कि मौसम में सुबह सुबह कोहरा होता है और फूल पूरी तरह से पक जाते हैं। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, पतझड़ को पकते हुए सूरज का गहरा दोस्त बोला गया। क्यों बोला गया है, क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग, क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग मतलब पतझड़ को पकते हुए सूरज का गहरा दोस्त कौन है, सन है कहा गया है। सूरज की गर्मी से ही तो फल पकते हैं ना, तो पतझड़ और सूरज मिलकर फलों को तैयार करते हैं। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, वो दोनों पतझड़ और सूरज मिलकर साजिश करते हैं। कंस्पायरिंग मतलब साजिश कर रहे हैं कि कैसे पेड़ के फलों से लोड और उन्हें आशीर्वाद दे, मतलब ब्लेस करें। ये दिखाता है प्रकृति कितनी उदार है। विथ फ्रूट द वाइन्स द ड्राउन द थैच ईव्स रन, उन लताओं, वाइन्स मतलब क्या होता है, लताओं को फले से भरने, जो छपड़ों मतलब उन लताओं जो को फलों से भरना, जो थैच ईव्स मतलब क्या होता है, छपड़ों, जो छपड़ों के चारों ओर फैली हुई है। सोचो कितनी सुंदर तस्वीर है, वाइन्स लताओं में फलों को भरना कितना सुंदर लग रहा है। टू बेंड विथ एप्पल्स एंड मॉस कॉटेज ट्रीज, तो कई लगे कुटिया के पैरों, मतलब कॉटेज मतलब छोटा घर होता है, मॉस कॉटेज ट्रीज नहीं काई लगे कुटिया के पेड़ों को बोल रहे हैं यहाँ पे, कॉटेज ट्रीज घर को नहीं, सॉरी काई लगे कुटिया के पेड़ों को सेबो एप्पल से के भार से झुका देना। इतने फल लगे हैं कि डालियाँ झुक गई हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, सारे फलों को अंदर तक, मतलब टू द कोर मतलब अंदर तक पूरी तरह से पका देना। राइपनेस मतलब हर फल की तरह पूरी तरह से रसीला और मीठा बना देना। टू स्वेल द ग्राउंड एंड प्लम्प हैजल शेल्स, लौकी, गॉड मतलब लौकी को फुलाना, स्वेल और हैजल नट्स को मोटा, प्लम्प मतलब मोटा करना, ताकि उनके अंदर मीठी गिरी मतलब स्वीट कर्नल मतलब मीठी गिरी भर जाए। विथ अ स्वीट कर्नल टू सेट बिल्डिंग मोर, और तो और नए फूलों की कलियां के रूप में तैयार करना। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, मधुमक्खियाँ के लिए और भी बाद में फूल, लेटर फ्लावर्स खिलाना, ताकि उन्हें लगातार अमृत मिलता रहे, ताकि बीज को उनके अमृत मिलता रहे। Until they think warm days will never cease, मधुमक्खियाँ सोचती हैं कि गर्म दिन कभी खत्म नहीं होंगे। Warm days will never cease, क्योंकि उन्हें लगातार फूल मिल रहे हैं। For summer has overbrimmed their clammy cells, तो क्योंकि गर्मी में उनकी चिपचिपी कोठरियों में भर दिया है। समर हैज़ overbrimmed their clammy cells मतलब क्या होता है, गर्मी ने उनकी चिपचिपियाँ कोठरियों को भर दिया है। मधुमक्खियों के छत्ते शहद से लबालब भरे हुए हैं। So second stanza, who hath not seen that oft amid thy store, तो
तो यहाँ पे कवि पूछता है कि तुम्हें पतझड़ अपने भंडार को, मतलब यहाँ देखो, हु हैथ नॉट सीन थी ऑफ अम्मी थाई स्टोर। तो इसका मतलब क्या है? कवि पूछता है कि तुम्हें पतझड़ को अपने भंडार को बीच किसने नहीं देखा, यानी पतझड़ हर जगह, पतझड़ जो होता है हर जगह अपनी भरपूरता के साथ मौजूद है। Sometimes whoever seeks abroad may find, कभी कभी जो कोई बाहर तलाशता है, seeks abroad मतलब बाहर तलाशता है, उसे पतझड़ मिल सकता है। The sitting careless on a granary floor, तो अनाज के फर्श पर लापरवाही से बैठे हुए। Sitting careless on a granary floor मतलब अनाज के फर्श पर लापरवाही से बैठे हुए। कल्पना करो, आप लोग इमेजिन करो कि पतझड़ एक व्यक्ति की तरह अनाज का ढेर पर बैठा है। The hair soft lifted by winnowing wind, उसके बाल धीरे धीरे से हवा में लहरा रहे हैं। Thy hair soft lifted का मतलब यही होता है, जब अनाज फटका जा रहा है तो क्या हो रही है, उसके बाल धीरे धीरे हवा में लहरा रहे हैं। और on half ripened furrow sound asleep, या फिर आधी खट्टी हुई नली पर गहरी नींद में सोया हुआ है। मतलब आधी कटी हुई नाली, जो आधी कटी हुई नाली होती है ना, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। और ऑन हाफ रिप्ड फ्यूरो साउंड अस्लिप, या फिर आधी कटी हुई नाली पर गहरी नींद में सोया हुआ है। फसल काटने के बाद का दृश्य होता है जब फसल कट जाता है। ड्रॉज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल डाइल हुक, खसखस की धुएं से मदहोश। ड्राउज्ड विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज, ड्राउज मतलब मदहोश, ड्राउज मतलब थोड़ा सा एकदम मदहोश हो चुके हैं। विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज मतलब खसखस के धुएं से मदहोश हो रहे, जबकि उसका हंसियाँ, हुक मतलब क्या होता है, हंसियाँ। स्पेयर्स द नेक्स्ट वेथ ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स, अगले गड्ढे को और उसने लिपटे फूलों को छोड़ देता है। स्पेयर्स द नेट यानी सब कुछ नहीं काटता है, कुछ छोड़ भी देता है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ जोस्ट कीप, और कभी कभी एक बीनने वाले की तरह तुम। स्टडी थाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, तो स्टडी थाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक मतलब होता है अपनी भरी हुई टोकरी के साथ एक नाले के पार अपना सिर स्थिर रखती हो, अनाज या फल बिनकर ले जा रही हो। और बाय अ सीडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, या फिर एक साइडर प्रेस के पास धैर्य से देखते हुए, मतलब बाय साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, या फिर एक साइडर प्रेस के पास धैर्य से देखते हुए। दाउ वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स, तुम घंटों तक अंतिम बूंदों को टपकते हुए देखती हो। यह दिखता है कि पतझड़ कितनी शांत और धैर्यवान है। द म्यूजिक ऑटम कहाँ है? द म्यूजिक ऑटम वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, कभी पूछता है वसंत के गीत कहाँ है वो, हाँ वे कहाँ है। तो वो क्या पूछ रहा है, वसंत के गीत कहाँ है, वसंत की चहचहाहट की याद आ रही है। थिंक नॉट ऑफ देम thou hast my music too, लेकिन फिर कहता है कि उनके बारे में मत सोचो। थिंक नॉट ऑफ देम how hast my thy music too, तुम्हारे पास भी अपनी संगीत है। thou hast thy music too, पतझड़ का भी अपना सौंदर्य है, अपना ब्यूटी है। while bade clouds bloom the soft dying day, जब घाड़ीदार बादल, जो बैरड क्लाउड्स मतलब घाड़ीदार बादल, द सॉफ्ट डाइंग डे, सॉफ्ट डाइंग मतलब धीरे धीरे मरते हुए दिन, मतलब शाम हो रही है। अब कैसे पोएट इसको डिस्क्राइब किया, कितने अच्छे वर्ड्स में, मरते हुए दिन, सॉफ्ट डाइंग डे को खिलाते हैं, मतलब ब्लूम कर रहे हैं, ब्लूम मतलब खिलाते हैं, यानी सूर्यास्त के सुंदर दृश्य को पोएट डिस्क्राइब करें। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोज ह्यू, स्टबल प्लेन्स मतलब होते हैं खेते के ठुंड, और खेतों के ठुंड मतलब स्टबल प्लेन्स को गुलाबी रंग, रोजी ह्यू से रंग देते हैं। शाम की लाली से खेत सुंदर दिखते हैं। क्या होते हैं, खेत बहुत अच्छे दिखते हैं। आप लोग इसको ऑब्जर्व करना और देखना रियलिटी में इस सिनेरियो को।
Then in the wailful cheer the small gnats mourn. तब विलाप करते हुए कोरस में, मतलब वेलफुल चॉयर मतलब विलाप करते हुए कोरस में, स्मॉल gnats मतलब छोटे मच्छर शौक मनाते हैं, मौन मतलब शोक मना रहे हैं, उनकी आवाज़ उदासी भरी आती है लगती है। अमॉन्ग द रिवर शैलोज बॉर्न सॉफ्ट, नदी के किनारे की वीलो मतलब झाड़ियों के बीच, अमॉन्ग द रिवर शैलोज मतलब वीलो झाड़ियों के बीच, वे ऊपर उड़ते हैं, बॉर्न अलोफ्ट मतलब ऊपर उड़ते हैं, और सिंकिंग एज अ लाइट व्हेन लाइट्स और डाइज, या नीचे डूबते हैं, सिंकिंग मतलब डूबना, जैसे ही हल्की हवा चलती है या रुकती है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बाउंड, हिली बाउंड मतलब होता है पहाड़ी झरने, और फुल ग्रोन लैम्प्स मतलब होते हैं और बड़े मेमने, मेमने को क्या बोलते हैं, फुल ग्रोन लैम्प्स, पहाड़ी झरने मतलब हिली बॉन्ड से जोर जोर से मिमियाते हैं, मतलब लाउड ब्लीड करते हैं। हेज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रिबल सॉफ्ट, झाड़ी के झिंगुर, हेज क्रिकेट्स मतलब झाड़ी के झिंगुर गाते हैं और अब नरम और ऊंची आवाज़ में, ट्रिबल सॉफ्ट मतलब नरम और ऊंची आवाज़ में। द रेड ब्रेस्ट विस्टर्स फ्रॉम गार्डन क्रॉफ्ट, तो रेड ब्रेस्ट चिड़िया मतलब रेड ब्रेस्ट को क्या बोल रहे हैं, एक चिड़िया का नाम है। तो बगीचे की छोटी ज़मीन मतलब गार्डन क्रॉफ्ट, गार्डन क्रॉफ्ट का मतलब क्या होता है, छोटी ज़मीन से सीटी बजाती है, विस्टल्स, विस्टल्स मतलब सीटी की आवाज़। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, और इकट्ठी होती है, गैदरिंग स्वेलोज मतलब अब इकट्ठे हो रही है स्वेलोज आकाश में, ट्विटर इन द स्काईज मतलब आकाश में चहचहाती है। ये सब पतझड़ के संगीत का हिस्सा है। तो बच्चों देखा आपने, पतझड़ सिर्फ पत्तों का झड़ने का मौसम नहीं है, बल्कि भरपूरता, शांति और अपने अनोखे संगीत का ही मौसम है। उम्मीद है आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को सच में चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप लोग को और भी कुछ चाहिए जैसे रिवीजन, ये क्वेश्चन आंसर्स या फिर समरी, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, ओके, एंड शेयर इट टू नीडी वन।